नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है और ये क्लास हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग मोड में दे रहे हैं। किसी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से हम सोचे आप लोगों की क्लास बंद न रहे, आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो आज की क्लास में हम क्या कराने वाले हैं, रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो आपका एग्जाम हुआ है 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच रेलवे ग्रुप डी का, जिस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको देखने को मिले हैं, यानी हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, और जैसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, वैसे रीजनिंग के प्रश्न हम आज की क्लास में कराने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखेंगे और सभी प्रश्नों को नोट भी करेंगे। और आज की क्लास को आप लोग टेस्ट के तौर पे रखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर देंगे और अपने आप से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और लास्ट में कमेंट करके भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। तो टेस्ट के तौर पे भी ये क्लास रहने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको लोगों को एक एक क्वेश्चन करके समझाने वाले हैं। किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। कहने का मतलब है नीचे कमेंट कर देंगे तो उस क्वेश्चन को हम लाइव क्लास में आप लोगों को दोबारा समझा देंगे। वैसे हम अपने तरफ से एक भी % का डाउट रहने नहीं देंगे, सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे डेली एग्जाम में। जो आपका एग्जाम चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, रिवीजन करके जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन, और ऐसे पूछा भी जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हैंड HAND को 7194 और लेग LEG को 536 लिखा जाता है। तो आपको बताना है LEAD, लीड को उस भाषा में किस तरह, उस भाषा की तरह कैसे लिखा जाएगा। लीड को उस भाषा की तरह, मतलब जैसे हैंड को 7194 लिखा है और लीड को क्या लिखा है, लेग को लिखा है 536, तो लीड को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको इसमें देखना होता है। देखिएगा कि क्या करना है। पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे कुछ देर के लिए और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। ठीक है, सभी स्टूडेंट कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, समझा रहे, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग पूछा क्या है। पूछा हम लोगों से लीड, LEAD, लीड का मतलब कोड क्या होगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए, हैंड HAND, H को लिखा है 7, A को लिखा है 1, N को लिखा है 9 और D को लिखा है 4। तो बहुत लोग सोचने लगते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं H 8 पे आता है, A 1 पे, N 14 पे आता है, तो 9 कैसे लिख दिया, D 4। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको सबसे पहले देखना है ये जो जिसके लिए पूछ रहे हैं लीड, LEAD से मिलके बना है। क्या हैंड और लेग में LEAD है? तो देखेंगे LEA भी है और डी भी है, यानी कि कुछ करना नहीं है, आपको जियो का त्यों लिख देना है। यानी कहने का मतलब है, देखिए L के लिए क्या लिखा है 5, तो L के लिए लिख देंगे 5। उसके बाद E है, E के लिए क्या लिखा है 3, तो इस E के लिए लिख देंगे 3। उसके बाद से क्या है दोस्तों, देखिएगा यहां पे A और D, तो A के लिए देखिएगा, A के लिए क्या लिखा है, A के लिए लिखा है 1, तो लिख देंगे क्या 1। उसके बाद से क्या है D के लिए क्या लिखा है 4, तो लिख देंगे 4, यानी कि 5314। इसका आंसर क्या होगा, 5314, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए किया क्या जाता है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए और जो अक्षर आपसे पूछ रहे हैं, यानी जिस शब्द का आपको कोड पूछ रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिएगा लीड है LEAD से मिलके और LEAD इनमें है, इन शब्दों में है। तो प्रश्न क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ करना नहीं है, बस आपको देखना है, ज्यों का त्यों लिख देना है और आंसर दे देना है। तो प्रश्न आसान होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आ रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सभी के आंसर आए होंगे ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सीरीज से डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, और स्क्वायर बेस, क्यूब बेस सीरीज पूछा जा रहा है, नॉर्मल संख्याओं से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए सीरीज है 0, 6, 20, 42 क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आपको बताना है। तो एक बार आप क्या करेंगे,
इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे, यानी वीडियो को पॉज करेंगे कुछ देर के लिए और कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कितने क्वेश्चन किए। तो देखिए हम आप लोगों को बता रहे, लेकिन अपने आप से प्रयास जरूर करिएगा, टेस्ट के तौर पे प्रश्न को जरूर रखिएगा। ये रिकॉर्डिंग क्लास खासकर आप लोगों के टेस्ट के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप लोग अपने आप को टेस्ट दे सके और देख सके कितना सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 0 6 20, देखिए 0 6 20, उसके बाद है 42 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए संख्याएं नॉर्मल संख्याएं दिख रही हैं या स्क्वायर के करीब दिख रही हैं, क्यूब के करीब दिख रही हैं। तो आप देखेंगे अगर अंतर के आधार पे देखेंगे तो 0 से 6 का अंतर है, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 से 20 हुआ, 14 का अंतर है, फिर यहाँ पे देखेंगे 22 का अंतर है, फिर आगे क्या होगा देखिएगा। तो 6 14 22 समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, एक स्टेप अगर और जाएंगे, बहुत सारे दिमाग आप लोग लगाते हैं तो देख सकते हैं 8 का अंतर है, 14 के बाद से क्या होगा देखिएगा, 14 के बाद से आपका क्या हो जाएगा 8, ध्यान दीजिएगा 14 6 2 8, 14 8 22, फिर 8 हुआ। चलिए 8 का और अंतर कर दे तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 72। क्या 72 ऑप्शन में है, देखेंगे क्या 72 ऑप्शन में है, तो देखेंगे 72 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 72 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए 72 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ दिमाग लगा सकते हैं। ये 2 स्टेप में अगर आप देख रहे हैं तो 2 स्टेप में क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। देखिएगा 2 स्टेप में क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। 42 और 42 में 30 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा, एक और तरीका भी बता रहे हैं। ये 2 स्टेप में प्रश्न सॉल्व हो रहा है। एक और तरीका है इसके लिए, ये मेथड 1 आप लोग डाल के नोट करिएगा, मेथड 2 आप लोगों को बता रहे। ठीक है, चलिए मेथड 1 समझ गए, मेथड 2 देखिए 72 आया। देखिए मेथड 2 से क्या आ रहा है, एक बार और देखिएगा आप लोग। मेथड 2 देखिएगा, इस पे एक और तरीका आप लगा सकते हैं। 0 है, 6 है, 20 है, 42 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर थोड़ी सी अगर आप संख्याओं पे ध्यान दें तो ये 0 जो है ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 है, ये 6 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 0, समझ रहे हैं। ये 20 जो आपके सामने दिख रहा है ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, ये 42 जो दिख रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। मतलब चल क्या रहा है, 0 2 4 6, समझ रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है और वही संख्या क्या हो रही है उसमें जुड़ रही है, समझ में आ रहा है। तो आगे क्या होगा देखिए 0 2 4 6, यहां पे क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 जोड़ेंगे 72। आप प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, यानी 72 आंसर होगा। बताएं समझ में आया कि नहीं, जल्दी से। ठीक है, लाइव क्लास तो है नहीं, लेकिन कमेंट करके आप लोग बताएंगे समझ में आया कि नहीं, या कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ऐसे भी हो सकता है, सर गलत है या सही है, नहीं समझ में आया, ये चीज आप लोग जरूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट है तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट देखते रहेंगे सारे क्वेश्चन को। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न डेली देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 37 का संबंध जिस प्रकार से 65 से उसी प्रकार से 51 का संबंध किससे होगा। देखिए प्रश्न क्या है, 37 का संबंध जिस प्रकार से 65 से है उसी प्रकार से 51 का संबंध किससे होगा। क्या करेंगे आप, वीडियो को पॉज करेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखेंगे सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, कोशिश जरूर करिए, टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को रखिए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि पेपर में अगर आप जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। डेली तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, अभी कराएंगे ही, लेकिन आप लोग अपने आप से प्रयास जरूर करिए। देखिए समझाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे स्क्वायर बेस, स्क्वायर के संबंधित सोचे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 1 37, ये क्या है 8 का स्क्वायर, 6 2 8, 2 बढ़ाया है 8 का स्क्वायर प्लस 1 किया। इसे अगर देखें तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 है, क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 2 है, यानी कि 7 7 49 2 51, आगे 2 बढ़ाएंगे 9 का स्क्वायर प्लस 2 81 2 83, क्या होगा 83। लेकिन 83 किसी ऑप्शन में देखिए है, 83 किसी ऑप्शन में नहीं है, प्रश्न क्या होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा।
ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि ये स्क्वायर के करीब है तो स्क्वायर के करीब वाला ही रूल लगेगा, मतलब स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन, तो यहां पे भी स्क्वायर प्लस टू तो स्क्वायर प्लस टू। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर के करीब है तो स्क्वायर वाला ही लगेगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आता है 83 और 83 ऑप्शन में रहता ही नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तरीका नहीं लगेगा इस प्रश्न में। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बस आप लोगों को देखने के लिए दे दिया गया है संख्या की आपको लगे कि स्क्वायर के करीब है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप देखिए ये 37 से 65 हुआ है, क्या हुआ है 37 से 65 हुआ है, तो 37 में 13 50 और यहां 15 यानी क्या क्या होगा, देखिए 13 और 15 मिलके क्या होगा 28 जुड़ा, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे 28 जोड़ेंगे, अगर 28 जोड़ रहे हैं 5 2 8 1 9 5 2 7 79 किसी ऑप्शन में है, हाँ 79 ऑप्शन में है, समझ रहे हैं, +28 या आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पे x मान के कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 37 से 51 हुआ, देखिएगा 37 से 51 हुआ, 13 1 14 14 प्लस हुआ, देखिएगा फिर उसके बाद से 65 से क्या होगा, 65 से क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो यहां पे भी 14 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 7 79 ही होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा 79 ही होगा। समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। यानी इसका आंसर होगा 79, 83 इसका आंसर नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर 83 आया होगा और ऐसे प्रश्न आते हैं जब एग्जाम में तो 83 ही आता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक तरीका लगाना है, आंसर दे देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। देखिए मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। उस संख्या सेट का चयन कीजिए जो बाकी से अलग है। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में क्या है 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक विकल्प अलग है, उसी की पहचान करना है जो अलग है। तो क्या करेंगे, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का, तो प्रयास जरूर करिए आप सभी के सभी स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। तो समझा रहे हैं, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे। अगर सम विषम के आधार पे जाएंगे, देखिएगा सम विषम के आधार पे जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सम विषम आपको देखना है, विषम विषम ऐसा कुछ नहीं। देखिए 50 और 85, 32 48, 63 91, 14 27, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा। देखिएगा कैसे आंसर दिखेगा, समझा रहे हैं, देखिएगा ये देखिए 50 5 से कट जाएगा, 5 दहा में 50, 5 से 17 25 85 कट जाएगा, 16 दूना के 32, 16 तिया 48, मतलब एक संख्या ऐसी है जो दोनों को विभाजित कर रही है। अगर इस आधार पे देखें ये 63 है, 7 9 63, 7 से 13 सत्ते 91 होता है, देखिएगा 13 सत्ते 91, हाँ उसके बाद 7 9 63, 7 से कट रहा है। देखिए ये 14 है, 14 और 27, कोई ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों कटे, तो ये तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से ये नहीं, 3 से 4 से 5 से 7 से नहीं, यानी ये आंसर हो जाएगा 14 और 27। इस हाँ कहने का मतलब है इस सेट में 14 और 27 ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं, बाकी सभी की सभी क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 14 27, ठीक है। हाँ ऐसे आप लोगों को देखना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या, ठीक है। हाँ कुछ लोग तो 91 और 63 भी नहीं कटा पाते हैं, तो आसान है, कटा सकते हैं, जब अगर आपको पहाड़ा याद है तो कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर डी 14 और 27, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न डेली आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। हाँ एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, पहले में भाग और माइनस, गुने और प्लस, भाग और गुने, भाग गुने और माइनस, बदल दे कि बराबर क्या हो जाए 41 हो जाए। बराबर 41 करने के लिए किन दो चिन्हों को बदलना होगा, तरीका आप सबको पता है। एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का, क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तब जाके देखिएगा, हम बता रहे हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए
अब बता रहे हैं, आप लोग पॉज करके जरूर कोशिश करिएगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस ऑप्शन में भाग वाला सिंबल रहता है उसी ऑप्शन को चेक करते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप पहला देखेंगे तो कह रहा है माइनस और भाग, यानी जहां पे भाग है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे भाग। तो पहले आप भाग देखेंगे, क्या 3 को 2 से भाग दिया जा सकता है? अगर भाग वाला सिंबल रख रहे हैं, क्या 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, पहला ऑप्शन को हम आंसर नहीं देंगे। गलत नहीं है, 100% ये नहीं बोलेंगे गलत है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। दूसरा देखिएगा, इसमें नहीं है। तीसरे में भाग और गुना बोल रहा है, यानी यहां पे गुना हो जाएगा और जहां पे गुना है वहां पे हो जाएगा क्या, भाग हो जाएगा। क्या 5 को 3 से भाग दिया जा सकता है? 5 3 के पहाड़ा में आएगा, कटेगा? नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। और भाग किसी में नहीं है। देखिए, भाग वाले से ये प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न भाग वाले से ही सॉल्व हो। अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर बी। अब क्या करेंगे, अब देखिए, जब भाग वाले से नहीं हुआ तब जाके सीरियल से, एकदम जो इसका सीरियल है इस नंबर से चलेंगे। कहने का ए के बाद बी, गुने और प्लस, यानी गुने और प्लस का मतलब है जहां पे प्लस है वहां पे गुने और जहां पे गुना है वहां पे प्लस। तो ये एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, 72/9 गुने 5 प्लस 3 माइनस 2 बराबर क्या होना चाहिए, 41 होना चाहिए। तो बोर्ड मास रूल आप सबको पता है, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक, आप सबको पता है, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है ऑफ, मतलब का, ना ब्रैकेट है ना ऑफ है ना का है, ठीक है, समझ रहे ना, ऑफ मतलब का नहीं है। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसमें क्या है, भाग है तो भाग करेंगे, तो 9 8 72, 8 गुने 5 प्लस 3 माइनस 2 बराबर 41। ये देखिए भाग हो गया। अब क्या करेंगे, गुना, गुना है 8 गुने 5, तो 8 25 40 प्लस 3 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 41, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 40 3 क्या होगा, 43 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 41। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 43 में से 2 जा 41 बराबर आ रहा है 41, यानी कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। कहने का मतलब है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS, यानी कि एकदम सही है। 41 हमें चाहिए, 41 आ रहा है। किस ऑप्शन से आया है, ऑप्शन नंबर बी से आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको तरीका पता है कि भाग वाले से नहीं हो रहा है तो जाके ये करेंगे, तो आप बहुत ही कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, भाग वाले सिंबल से सॉल्व हो जाते हैं, लगभग 99%। लेकिन यहां पे भी क्या हुआ, भाग वाले से आइडिया मिल गया कि 2 ऑप्शन, पहला और तीसरा नहीं होगा, दूसरा और चौथा ही मिलाना है। ये भी क्लियर हो गया, तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, पूछना है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक बात और हम आप लोगों से बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ एग्जाम की क्लासेस नहीं चल रही है तो वो भी आने वाले टाइम में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है। इस बैच में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस सभी क्लासेज आपकी चली हुई हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जरूर जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अगर आपके एग्जाम में समय है तो इस बैच से लेके पढ़ लीजिएगा, यानी जुड़ के पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट जरूर पढ़िएगा। बैच की फी बहुत ही कम है, मात्र 399 रुपए। बैच को ज्वाइन करने में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच से जुड़ के आप लोग एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेंगे। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और तैयारी करके जाइए, मन लगा के पढ़ के जाइए, सिलेक्शन लेके आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 बता दे आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है क्यू पी की बहन है, आर पी की मां है, एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखेंगे क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं, ठीक है। एक बार कोशिश आप लोग अपने आप से जरूर करिए, टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को जरूर रखिए, अपने आप से देखिए कि आप कैसे हैं। आप अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जा रहा है तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। चलिए समझाते हैं। बोल रहा है क्यू पी की बहन है, क्यू पी की बहन है, किसकी बहन है, पी की। आगे कह रहे हैं आर पी की मां है, आर कौन है, आर कौन है, पी की मां है। एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, एम कौन है, श्रीमती आर, श्रीमती मतलब समझ रहे महिला है, और क्या है, एम कौन है, एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, ठीक है। समझ में आ गया, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे प्रदर्शित करते हैं, लिखते कैसे हैं, आप सबको बताएं, ठीक है। आगे कह रहे हैं क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है। क्यू के पिता, क्यू की मां है, ये पी की मां है तो क्यू की भी मां है, और इसके पिताजी, यहां पे इसके कोई होंगे पिताजी, ठीक है, कोई व्यक्ति होंगे इसके जो पिताजी होंगे क्यू के, ठीक है। ये मम्मी है तो इसके पति बराबर के हिस्से में होंगे, इसके पिताजी, ठीक है। बोल रहा है क्यू के पिता, क्यू के पिताजी का एम से क्या रिश्ता है, मतलब ये जो क्यू के पिताजी हैं एम के क्या लगेंगे। यहां पे अब बहुत सारे स्टूडेंट के बीच आता है घोर कंफ्यूजन। क्या घोर कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन होता है, अब वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो क्यू के पिताजी है वो लगेगा क्या इसका, कि एम क्या लगेगा। यहीं पे कंफ्यूजन, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे देखिए कंफ्यूजन समाप्त करते हैं। बोल रहा है क्यू के पिता का, यानी क्यू के जो पिताजी हैं, मतलब ये क्यू के जो पिताजी हैं एम से क्या रिश्ता है, मतलब एम के क्या लगेंगे। ये जो क्यू के पिताजी हैं वो एम के क्या, एम के पुत्री आर है और पुत्री के पति, पुत्री के पति, मान लीजिए आपकी पुत्री है और उसके पति आपके क्या लगेंगे, दामाद। क्या आंसर होगा, दामाद, ठीक है। हाँ, अगर यही चीज रहता एम का क्या रिश्ता है, एम का क्या रिश्ता है क्यू के पिता से, तो एम क्या लगते, ससुर, तब बोलते ससुर। यहां पे होगा दामाद, ससुर नहीं होगा। अगर पूछा होता है एम क्या लगेंगे क्यू के पिताजी के, तो आंसर होता ससुर, ठीक है। लेकिन पूछा है कि क्यू के पिता, क्यू के जो पिता है, क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है, ये क्या लगेंगे, तो आंसर होगा दामाद। ऑप्शन नंबर होगा सी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। सभी के सभी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले और मन लगा कि पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कथन निष्कर्ष से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आरआरसी ग्रुप डी में डेली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कथन और निष्कर्ष से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक बार इसको पढ़िएगा सभी स्टूडेंट और एक बार क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से कोशिश जरूर करेंगे सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन में दिया है, देखिएगा इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए, बोला है भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो या गलत हो, कुछ भी हो, आपको कथन के अनुसार ही आंसर देना है। इसमें आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि ऐसा होता है तो वैसा हो जाएगा, नहीं। यहां पे जो दिया हुआ है यही चीज करना है। कहने का मतलब है कथन पढ़िए और कथन में देखिए क्या इसका सटीक जानकारी मिल रहा है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, यानी जो निष्कर्ष है इसके अनुरूप है कि नहीं, ये चीज देखना है। कह रहा है किसी भी अजनबी के प्रति ग्रामीणों का सहयोगात्मक रवैया होता है। क्या बोला है, पढ़िएगा पहले समझिए। किसी भी अजनबी के प्रति ग्रामीणों का सहयोगात्मक रवैया होता है। आप लोग देखे होंगे गांव में क्या होता है, कोई भी अजनबी भी आ जाए घर पे तो लोग पानी पिला देते हैं,
ठीक है, खाना खिला देते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, बैठ जाते हैं, साथ में कुछ बात कर लेते हैं, ये चीज होता है। तो ये चीज कथन में बोला है। निष्कर्ष में बोल रहा है शहरी लोगों का अजनबियों के प्रति असहयोगी रवैया होता है। मतलब बोल रहा है शहर के लोग क्या होते हैं, जो अजनबी होते हैं उनके साथ क्या होता है, असहयोगी, सहयोग नहीं करते हैं, असहयोगी रवैया होता है, ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है, ये चीज बोल रहा है। तो क्या ये दोनों सही है या गलत है, या एक सही है एक गलत है, ऐसा कुछ आपको बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा कि इसमें दोनों सही है या पहला सही है, कोई बोल रहा होगा दूसरा सही है, ठीक है, ऐसा आप लोगों का आ रहा होगा। तो हम आप लोगों को बता रहे, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़े, यहां पे जो निर्देश दिया गया था, बोला है कि यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। यह कथन में जो जानकारी दी गई है सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तत्व से भी न प्रतीत होती हो। आपको कथन के अनुसार ही आंसर देना है। कथन में क्या बोला है, किसी भी अजनबी के प्रति ग्रामीणों का सहयोगात्मक रवैया, मतलब जो ग्रामीण होते हैं वो सहयोगी रवैया लाते हैं। मतलब कहने का मतलब है सहयोगी भावना से देखते हैं, बात करते हैं, या सहयोग की भावना से करते हैं, ठीक है, यानी सहयोग करते हैं। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, ठीक है। अब निष्कर्ष में बोल रहा है शहरी लोगों का अजनबियों के प्रति असहयोगी रवैया होती है। क्या इसमें ऐसा कुछ बोला है कथन में कि शहरी लोगों का अजनबियों के प्रति असहयोगी रवैया होता है? इसमें ऐसा बोला नहीं है, कथन में नहीं बोला है, इसलिए यह गलत है। अब ये ना सोचिएगा कि ग्रामीण लोग ऐसे होते हैं तो शहरी लोग खराब होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज कथन में नहीं बोला, इसलिए गलत है। दूसरा, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शहरीकरण के बारे में इसमें कुछ बोला ही नहीं है, शहरी लोगों के बारे में कथन में कुछ बोला ही नहीं, तो दोनों गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अब देखिए, अब आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब अपने आप से समझेंगे तो समझ में आपको आएगा। कथन में जो बोला है उसी पे आपको विचार करना है। अगर कथन में निष्कर्ष में ये बोला होता ग्रामीण लोग अजनबियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, तो सही है, ये चीज कथन में बोला है, ऐसा कुछ बोला होता तो। लेकिन शहरी के बारे में कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया, इसलिए दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आप लोगों को बता दें कैलेंडर के ऐसे क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। हाँ, और आपके आने वाले टाइम में एग्जाम देंगे आप लोग, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को आसान तरीका बता रहे हैं, अच्छे से एक बार देखिए। क्वेश्चन है यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? टेस्ट के तौर पे आप इन प्रश्नों को एक बार रखिए और आंसर देने का आप लोग प्रयास जरूर करिए। चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग अपने आप से कोशिश जरूर करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले देखिए 15 फरवरी 2018 को क्या बोला है? गुरुवार, गुरुवार, ठीक है। तो देखिए एक साल बाद 2018 लीप ईयर नहीं है, आप सबको पता है, साधारण वर्ष है। 2016 2020 लीप ईयर होता है, ठीक है। तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। 365 दिन होगा। 365 दिन को आप जब 7 यानी सप्ताह से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन यानी शेष में एक दिन आता है, तो एक ही दिन बढ़ेगा। यानी बात करें हम अगर 15 फरवरी 2019 की, तो क्या हो जाएगा? गुरुवार में एक दिन जुड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा शुक्रवार। इसका प्रश्न का आंसर नहीं, यहां पे जो पूछ रहे हैं 15 फरवरी 2019 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। समझ रहे हैं ना कैसे? क्योंकि ये 2018 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष से आप साधारण वर्ष में जा रहे हैं यहां तक, ठीक है। यानी टोटल 365 दिन। जब आप 365 को देखिएगा, 365 को 7 से भाग करेंगे तो 7 बच्चे क्या होगा? 35, यहां पे 1, 15, 7 दूना के 14, 15 में से 14 जाए 1, शेष में आया एक दिन। यही क्या होता है? एक दिन बढ़ेगा, यानी 52 सप्ताह प्लस एक दिन। समझ रहे? तो एक दिन बढ़ा तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, यानी 15 फरवरी 2019 को क्या आ गया? शुक्रवार आ गया, ठीक है। यह चीज क्लियर है सभी को। और ये 2018 4 से पूर्णतः नहीं कटेगा, ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। चलिए यहां तक तो समझ गए। 15 फरवरी हम लोगों से पूछ कर रहा है 18 अप्रैल। अब देखिए फरवरी में बचा दिन कितना?
फरवरी 2019 की बात कर रहा है, 2019 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 28 दिन होगा। 15 को बोल दिया है गुरुवार है, तो और कितना दिन इसमें बचा? 13 दिन। ठीक है, कितना दिन बचा फरवरी में? शेष दिन 13। फरवरी के बाद क्या आएगा देखिएगा, फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च में कितना दिन देखिएगा, मार्च होगा 31, उसके बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में 18 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ के 7 से भाग करिए, या 7 से भाग कर लीजिए, जो शेष में बचे उनको देखिए 7 से कम है तो बता, इसी में जोड़ के बता दीजिएगा शुक्रवार में, या 7 से ज्यादा है तो फिर 7 से भाग करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप इन सबको जोड़ के 7 से भाग करिए या 7 से भाग करिए। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे, 7 से कम 7, 7 6 13, 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, 3 31, 7 से भाग करेंगे 7 दूना के 14, 4 18। जब आप जोड़ेंगे 6 + 3 + 4, 6 3 9 4 13, जोड़ने पे क्या हुआ 13। जब आप 13 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम क्या होगा 7 6 13, शेष में आया 6 दिन। या आप ऐसे भी करते 4 3 7 खत्म हो जाता, शेष में आता 6 दिन। कुछ नहीं करना है, शुक्रवार में आप क्या करेंगे 6 दिन जोड़ देंगे तो 18 अप्रैल 2019 का दिन आ जाएगा। अगर शुक्रवार में 7 दिन जोड़ना होता तो शुक्रवार ही आता, तो 6 दिन जोड़ना है तो 1 दिन कम कर लीजिए, क्या हो जाएगा गुरुवार। यानी इसका आंसर क्या होगा गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार। क्या? गुरुवार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और आप सभी का आंसर आया होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं, क्योंकि प्रश्न में इतना कुछ है नहीं, प्रश्न में इतना नहीं है कि आपको इतना लिखना पड़े। ठीक है, बस आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। आप इसको पेपर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये सब इतना लिखना नहीं है। पेपर में आप इसको ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। 15 फरवरी 2019 तो 15 फरवरी 2000, देखिए 2018 को गुरुवार, तो 19 में 1 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार के बाद से 13 दिन, ये 6, बस यही लिखना है 13 31 18। तो आपको पता लगा 4 3 7, ये 6 बस जुड़ेगा किसमें, शुक्रवार में 6 दिन। शुक्रवार में 6 दिन जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 1 दिन और बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। आंसर हो जाएगा। उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं, बस समझाने के लिए लिख दिए ताकि आप अच्छे से समझ सके और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से कर सके, कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न ही पूछना है तो आप फोटो खींचिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप लोग फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, और कोई भी आपके पास क्वेरी है, प्रश्न है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगेगा, हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इजी होते हैं और आसान पूछा भी जा रहा है। देखिए प्रश्न बोल रहा है बिंदु P से अक्षय पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह बिंदु P से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए दिशाएं 4 दिशाएं होती हैं, आप सबको पता है। ऊपर की तरफ क्या होता है उत्तर, जस्ट इसके सामने नीचे की तरफ क्या होगा दक्षिण, दाहिने साइड में क्या होता है पूर्व होता है, और बाएं साइड में क्या होता है पश्चिम होता है, ये आप सबको पता है। अब देखिए बोल रहा है बिंदु P से अक्षय पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। कहां? बिंदु P से अक्षय पूर्व की ओर चलना। अगर बिंदु P ये है, ध्यान दीजिए बिंदु P ये है, यहां से पूर्व की ओर जाना होगा तो एरो किधर बना है पूर्व का, उस साइड, दाहिने साइड चलेगा पूर्व की। और 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर चला दीजिए, ये चल गया कितना 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। चलिए दाईं ओर मुड़ा दिए और 10 मीटर चला दिए, कितना 10 मीटर। ठीक है, इतना। फिर कह रहा है वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। नीचे गया, दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 30 मीटर चलता है। तो चलिए 30 मीटर, ये जो ऊपर वाला 30 है तो इतना ही लंबा होगा, ये भी 30 मीटर यहां आ गया। अब देखिएगा आगे, देखिएगा समझिएगा, आगे बोल रहे वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर, दाईं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ जाएगा 30 मीटर। चलिए 30 मीटर इसको हम और चला दे रहे हैं। ये कितना हो गया, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की टोटल दूरी क्या है
30 मीटर। 30 मीटर चल गया, यहां पे आ गया। बोल रहा है वह बिंदु P से कितनी दूर और किस दिशा में है। बिंदु P कौन है? बिंदु P ये है, यहां से कहां है? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो कहां है? उत्तर है, उत्तर। और कितना दूरी है? आप लोग आंसर, कई लोग, बहुत ही स्टूडेंट का गलत भी आया होगा, 30 मीटर होगा। 30 मीटर नहीं होगा। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और टोटल ये 30 है तो ये क्या होगा? 20। और P से ये वाली दूरी बताना है तो उत्तर 20 मीटर। आंसर होगा 20 मीटर उत्तर। ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आंसर होगा 20 मीटर उत्तर। 20 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में? ऊपर की तरफ है। यहां से क्या है? ये दिशा ऊपर की तरफ है, ऊपर है ना एरो, तो 20 मीटर उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आसान होता है, बहुत ही आसान, बस दाएं बाएं घुमाना है, आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मन लगा के पढ़िए। और कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। एसएससी मेकर की टीम आपके साथ है, आप लोगों को हर कदम पे साथ देगी, और आप लोगों को सिलेक्शन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस आप लोग अपने तरफ से ईमानदार रहिए, पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो पूछिए। ठीक है, हाँ, हर समस्या का समाधान है, बस मेहनत आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है वेन डायग्राम कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे रखने वाले हैं, और आप लोग वीडियो को पॉज करके कोशिश जरूर करेंगे। निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में बताना है कि वेन डायग्राम क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए 10 सेकेंड के लिए, और एक बार अपना फटाफट दिमाग लगाइए कि क्या आंसर होगा, और लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। चलिए, वैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश तो जरूर करेंगे अपने आप से। उम्मीद करते हैं सभी के सभी स्टूडेंट टेस्ट के तौर पे आज की क्लास को लिए होंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है समझा रहे हैं। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। वेन डायग्राम के प्रश्नों को सिंपल भाषा में अगर कहे तो आपको देखना है कौन कौन सा शब्द दिया है। मोबाइल, परिचित है आप मोबाइल से, लैपटॉप से भी परिचित है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से भी परिचित है। तो ये आपको देखना है ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। मोबाइल, लैपटॉप आपस में संबंधित है? नहीं। मोबाइल आप लोग देखे होंगे, मोबाइल का साइज इस टाइप का होता है, लैपटॉप बड़ा होता है। लैपटॉप मतलब कंप्यूटर की तरह होता है, मोबाइल दूसरा चीज है, लैपटॉप दूसरा चीज है, यानी दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या होता है? मोबाइल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। लैपटॉप क्या है? यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। 2 सेकेंड आप लोग देखेंगे। हाँ देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिएगा। देखिए मोबाइल क्या है, अभी समझा रहे हैं, एक बार और समझा देते हैं। मोबाइल क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। लैपटॉप भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। और मोबाइल लैपटॉप आपस में संबंधित है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोबाइल अलग कार्य है, लैपटॉप का अलग कार्य है। ठीक है, कहने का मतलब है, इसको वेन डायग्राम से अगर प्रदर्शित करें, दोनों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंतर आएंगे। ये कहने का मतलब है एक सर्कल हमने बनाया किसका? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का। ये हुआ मोबाइल और लैपटॉप, मतलब ये आपका हो गया मोबाइल, ये आपका हो गया क्या? लैपटॉप। मतलब दोनों अलग अलग होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका वेन आरेख होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा। अगर अलग आया है तो देखिए कहां पे गलती किए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, अगर प्रश्न में कुछ पूछना ही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी आपकी क्लासेज होती है टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दी जाती है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और कितने क्वेश्चन किए, क्योंकि ये क्लास आज की टेस्ट के तौर पे आप लोगों के लिए रखे थे, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। 10 प्रश्न कराए हैं, इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए और कितने आपके गलत हुए। सिर्फ सही बता दीजिएगा, गलत तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, और कोशिश करिए आप लोग बेहतर करें।
अगर अच्छा कर रहे हैं तो बेहतर है, कम क्वेश्चन सही हुआ है तो मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, आगे और मेहनत करेंगे तो और बेहतर होंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान आएगा और उतना ही बेहतर आप एग्जाम में करेंगे। तो कोशिश करिए आपका पूरा का पूरा समय, मैक्सिमम समय पढ़ाई में लगे और आप लोग सिलेक्शन लें। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और सिलेक्शन के करीब हैं। सिलेक्शन आप इस बार आप सभी का होगा ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए सभी स्टूडेंट। आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए वो भी एसएससी मेकर से जुड़े और सिलेक्शन ले। और आप लोग जो स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दे, ये श्योर सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए चला है एसएससी मेकर ऐप पे। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे श्योर सिलेक्शन बैच है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, साइंस की सभी क्लासेज आपकी चली हुई हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर। तो इस बैच को ज्वाइन करिए। बैच को ज्वाइन करने में कोई भी समस्या होती है तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें इस बैच की जो फी है वो बहुत ही कम है, मात्र 399 रुपए, ठीक है। तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी एग्जाम में समय है तो इसे पढ़ लीजिएगा और जो स्टूडेंट पहले से ज्वाइन किए हुए हैं तो रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और आप बेहतर करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। और एक बात और बता दें, यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम के लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। तो पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चली हुई हैं। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक स्पेशल बैच चला है, इस बैच को आप ज्वाइन करके तैयारी आप अच्छे से करिए, ठीक है। हाँ, और डेली आप लोगों की जो ये क्लास है मैथ्स और रीजनिंग की, डेली 8 बजे चलती है, एकदम बेसिक से। तो आप लोग 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए, डेली क्लास को ज्वाइन जरूर करिए सभी के सभी स्टूडेंट। और जितने भी आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जुड़ जाइएगा, कोई भी डाउट क्वेरी होगा मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा आप सभी लोग, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, ट्विटर पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िए और कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मन लगा कि पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है तो बताइए और कोशिश करिए समय आपका पूरा पढ़ाई में लगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और कोई भी आपको मन में संदेह है, कोई प्रश्न आपको लग रहा है कि दोबारा समझा देते तो अच्छा रहता, तो उस प्रश्न को क्या है नीचे का नंबर बता दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर इतने नंबर का क्वेश्चन हमें कम समझ में आया, तो हम उस प्रश्न को लाइव क्लास में जरूर कराएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा कि आप लोग तैयारी करिए सभी के सभी स्टूडेंट, क्योंकि अब आप लोग सिलेक्शन के करीब है। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अब लास्ट टाइम जो है एग्जाम का चल रहा है, इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोगों की क्लास कंटिन्यू अपने समय से चलेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।